तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ की कानपुर में बाल बाल बची जान। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में घुसा सांड, खदेड़ने में यूपी पुलिस के छूटे पसीने, बाल बाल बची योगी की जान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को बुरी तरह से जंग हराने के बाद हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी में किया शक्ति प्रदर्शन, निकाली परेड, नेतन्याहू के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में भाजपा के हारते ही बीजेपी पार्टी के नेता दे रहे हैं इस्तीफा, टीएमसी में आना चाहते हैं। जहां दोस्तों डर गए हैं ममता बनर्जी से भाजपाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी लव जिहाद कानून बनकर हुआ तैयार। राज्यपाल ने दी अगले महीने में लागू होने की चेतावनी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बताया मगरमच्छ, कहा कोरोना रोकने में विफल हुए हैं मोदी, देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में फैजल नाम के सब्जी विक्रेता की यूपी पुलिस ने करी जमकर पिटाई, मौके पर हो गई है फैजल की मौत। अब उठ रहे हैं देश में यूपी पुलिस पर सवाल। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में घुसा सांड, खदेड़ने में यूपी पुलिस के छूटे पसीने, बाल बाल बचे योगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे। यहां स्थित परगही बांगर गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना के इंतजामों का जायजा लेना था। जिस प्राथमिक स्कूल में सीएम योगी आदित्यनाथ को पहुंचना था, वहां योगी के पहुंचने से पहले ही एक सांड पहुंच गया और सांड योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में घुस गया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं आपको बता दें कि सांड को देखकर यूपी पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। चारों ओर से उसे घेरकर पुलिस कर्मियों ने भगाने की कोशिश की, लेकिन उनसे सभी को खूब छगाया और सांड भागने के लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं आपको बता दें कि यूपी पुलिस की कुछ देर की मशक्कत के बाद सांड को कार्यक्रम स्थल से भगा दिया गया। सांड के जाने के बाद ही कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि अगर योगी आदित्यनाथ मौके पर होते तो उनकी बाल बाल जान बचती। सांड ने कई पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया और बड़ी मुश्किल से सांड भागा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में गाय और सांड खुलेआम घूम रहे हैं और योगी की रैली में सांड घुस रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में एक सांड घुसा था, जिसने काफी परेशान किया था और फिर सांड को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जंग में इजराइल को बुरी तरह से हराने के बाद हमास के लड़ाकों ने किया गाजा सिटी में शक्ति प्रदर्शन, निकाली परेड। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के साथ 11 दिन तक चली लड़ाई के बाद हमास ने इजराइल से जंग जीती और जंग जीतने के बाद हमास के लड़ाकों ने शनिवार को गाजा सिटी में राइफल लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया और समूह का शीर्ष नेता पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया, जिसके बाद इजराइल सहित कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार पूर्ण रूप से संघर्ष विराम का पहला दिन इजराइल और फिलिस्तीनी गाजा के बीच था। इस दौरान मिस्र के वार्ताकारों ने संघर्ष विराम को टिकाऊ बनाने के लिए वार्ताएं की, जिसके बाद 11 दिन के बाद यह मामला खत्म हो गया। वहीं आपको बता दें कि हमास की तरफ से इजराइल पर 4000 रॉकेट दागे गए थे, जिस दौरान 250 से अधिक इजराइलियों की मौत हुई थी। लेकिन इजराइल की मीडिया ने सिर्फ 23 लोगों को ही मरे दिखाया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आई है और इसीलिए इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि आपको बता दें कि 223 हमास के नेताओं की मौत हुई थी, जिसमें फिलिस्तीनी भी शामिल थे। लेकिन 250 जो है इजरायलियों की मौत हुई थी और 4000 रॉकेट हमास की तरफ से इजराइल पर दागे गए थे, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई थी और तत्काल इजराइल ने हार मानकर संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया था और अपनी हार स्वीकार कर ली थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल चुनाव होने के बाद भाजपा के नेता लगातार छोड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी। अब सोनाली गुहा ने भाजपा छोड़ने का किया ऐलान, ममता से मांगी माफी। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने के बाद अब लगातार भाजपा के नेता बीजेपी पार्टी से बंगाल में इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद ममता की पार्टी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव से पहले
टीएमसी कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी है और वापस पार्टी में शामिल करने की गुजारिश की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पत्र में जो है गुहा ने सोशल मीडिया पर भी ये साझा किया है। गुहा ने कहा है कि भावना में बहकर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा है कि मैं ये टूटे हुए दिल के साथ लिख रही हूं कि मैं भावना में बहकर भाजपा पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। इसलिए मैं ममता बनर्जी से माफी मांगती हूं और मुझे ममता बनर्जी टीएमसी में शामिल कर लें। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मछली जल के बाहर नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार से मैं भी ममता बनर्जी के बिना बंगाल में नहीं रह सकती। दीदी मुझे माफ कर दें और अपना लें। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी के सीट से 4 बार विधायक रह चुकी हैं ये गुहा, जिन्होंने चुनाव से पहले जो है टीएमसी को छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल हो गई थी क्योंकि टीएमसी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में जल्द लागू होगा लव जिहाद कानून। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद हिंदू संगठन सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की थी। इसी को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लव जिहाद कानून बनाने की मांग भी मान ली थी, लेकिन लव जिहाद कानून लागू गुजरात में नहीं हुआ था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब लव जिहाद कानून गुजरात में भी सख्ती से लागू होगा। इसका ऐलान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कर दिया है। उन्होंने लव जिहाद कानून के उस संशोधन को भी आज मंजूरी दे दी है। भाई आपको बता दें कि जो गुजरात में लव जिहाद कानून लागू होगा, जो बनाया जा रहा है लव जिहाद कानून, उसमें जबरन शादी करके जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल तक की कैद की सजा है, साथ ही लाखों रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं आपको बता दें कि 2021 साल में 1 अप्रैल को राज्य में ये कानून विधानसभा में पारित हुआ था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। वहीं अब आने वाले 1-2 महीने में इस कानून को गुजरात में लागू कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में भी लव जिहाद कानून बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बताया मगरमच्छ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को संबोधित करने के दौरान भावुक हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी रोने लगे थे। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक विरोधियों ने उनके रोने को नाटकीय बताया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के रोने को मोदी सरकार की तुलना मगरमच्छ से कर दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर संबित पात्रा सहित प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मगरमच्छ निर्दोष है। राहुल गांधी का इशारा मोदी सरकार की ओर था। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता ने भी पलटवार किया था और उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोल दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सब्जी विक्रेता फैजल की यूपी पुलिस ने पीट कर दी मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में घर के बाहर सब्जी बेच रहे फैजल की लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में यूपी पुलिस ने कथित पिटाई की और प्रताड़ना से उसकी आज मौत हो गई है। इस मामले में आरोपी 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और एक होमगार्ड की सेवा समाप्त कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि फैजल के परिवार ने शिकायत दर्ज कर एफआईआर इन दोनों कांस्टेबलों पर कर दी थी। 2 सिपाही और एक होमगार्ड को नामजद इनमें किया गया था। तीनों को निलंबित कर दिया गया है और 302 के तहत हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्नाव में एक सब्जी विक्रेता के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने लॉकडाउन में सब्जी बेचने के लिए विक्रेता की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार ने सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्नाव के एसएसपी ने कहा है कि लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए एक व्यक्ति को थाने लाया गया था। थाने में उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में भर्ती कराया तो उसकी मौत हो गई। भाई आपको बता दें कि घटना शुक्रवार शाम उन्नाव जिले की है, जहां पर दोस्तों कि कस्बे के मोहल्ले भटपुरी इलाके में 17 वर्षीय फैजल घर के बाहर सब्जी बेच रहा था।
आरोप है कि कस्बा चौकी के पुलिस के सिपाही ने फैजल को पकड़ लिया और कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे डंडों से पीटते हुए थाने ले गए, जहां उसकी ज्यादा पिटाई के चक्कर से मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से मुसलमान नाम होने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस मार रही है, और वो भी इतना नहीं बल्कि जान से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी से की मांग, पबजी मोबाइल गेम को दोबारा से भारत में ना होने दे लॉन्च। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पबजी मोबाइल गेम जल्दी भारत में लॉन्च हो रहा है और इसका नाम अब पबजी ने बदलकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कर दिया है। लॉन्च होने से पहले ही पबजी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर कहा है कि गेम डेवलपर क्राफ्टॉन पबजी को नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के रूप में लॉन्च कर रही है, और ये एक तरह से भारत सरकार और यहाँ की जनता के साथ धोखा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार किसी भी कीमत पर पबजी मोबाइल को भारत में जो लॉन्च ना होने दें और इस पर बैन लगाएं, क्योंकि ये गेम भारतवासियों के लिए धोखा है और इससे भारतवासियों की निजी जानकारी चीन सहित अन्य देशों को मिलेंगी। दरअसल आपको बता दें, जब चीन से तनाव भारत का बढ़ा था तब मोदी सरकार ने चीन के लगभग 300-400 एप्लीकेशन को बैन कर दिया था, जिसमें पबजी मोबाइल भी शामिल था। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताउते तूफान के बाद एक बार फिर से कोहराम मचाने आ रहा है एक और बड़ा तूफान। मौसम विभाग ने दी है सभी राज्यों को चेतावनी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान ताउते के बाद एक और चक्रवाती तूफान यास पूर्वी तट के नजदीक बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि आज सुबह 8:30 बजे तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का कम दबाव बन रहा है। इसके कल सुबह तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित होने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की अत्यधिक संभावना है। वहीं आपको बता दें वैज्ञानिकों ने बताया है कि 24 मई एक चक्रवाती तूफान आएगा और इसके बाद ये 24 घंटे के दौरान बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और 26 मई को ये पश्चिम बंगाल उत्तरी उड़ीसा के तटों के पास टकराएगा और यहाँ पर भयंकर तबाही मचाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अभी ताउते तूफान चक्रवाती गया था जिसने कई राज्यों में आतंक मचाया था और इसके बाद अब यस तूफान भारत में आ रहा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के चलते इन 6 राज्यों में हो रही है सबसे ज्यादा मौतें, मोदी सरकार ने आंकड़े किए जारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में स्थिरता आ रही है। दैनिक मामलों के साथ ही संक्रमण दर और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। 10 मई को संक्रमण दर 24.83% थी, जो कम होकर 22 मई को 12.45% आ गई है। यानी कोरोना के मामले लगातार भारत में कम हो रहे हैं और आने वाले 1-2 महीने में कोरोना वायरस भारत से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना वायरस से देश के इन राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। मोदी सरकार ने 6 राज्यों के नाम बताए हैं जहां पर सबसे ज्यादा मौतें कोरोना वायरस से हो रही हैं। जी दोस्तों, इनके नाम है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली। इन 6 राज्यों में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं और कहीं पर भी इतनी मौतें नहीं हो रही हैं। तो मोदी सरकार ने ये बड़े आंकड़े आज कोरोना वायरस को लेकर जारी कर दिए हैं। दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में